अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर हमारा एक छोटा सा पार्ट एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्योंकि इसमें हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, तो उस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और देन फिर हम अपने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूँ समझेंगे, अगर पूरे आपकी इस पूरे चैप्टर का अगर हम समराइज करें उसको, या हम उसका निचोड़ निकालें, तो वो एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर ही है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर एक्चुअली क्या है कि हमने वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है। अब आप जानते हैं कि स्केलर्स तो नंबर हैं, उन्हें ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आसान है। क्यों? क्योंकि नंबर को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना क्या होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम आते हैं वेक्टर्स की तरफ, तो वेक्टर्स को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि उसके साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब इस डायरेक्शन की वजह से ही जब हम इन वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो हम किस तरह से ऐड करते हैं, तो उनमें से एक मेथड आपके पास क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पर एक वेक्टर है और उस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं। लेट से ये वेक्टर हमारे पास है ए, और ये वेक्टर हमारे पास है बी। ठीक है ना? ये दो वेक्टर्स हैं, और इन दो वेक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के जरिए। तो मैंने क्या किया, ग्रीन वाले वेक्टर की हेड को येलो जो आपके पास वेक्टर है बी, उसकी टेल से ज्वाइन कर दिया। जब मैंने ज्वाइन किया तो अब मैं इसका रिजल्टेंट बना सकता हूं। और वो रिजल्टेंट कैसे बनाया जाता है कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं इस तरह से। तो जब हम इसको इस तरह से कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन करने के बाद आपके पास जो ये वेक्टर है उसका रिजल्टेंट ये बन चुका है, और इस रिजल्टेंट को हम यहाँ पर कह देते हैं आर। और मैंने रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में आपको बताया था कि ये वो वेक्टर होता है जिसमें इंडिविजुअल वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है ना? तो अब ये जो हमारे पास वेक्टर ए था, अगर मैं इसका एंगल शो करूं तो ये एंगल है थीटा 1। जो आपके पास बी वेक्टर है उसका एंगल थीटा 2 हो जाएगा, इसे मैं कह देता हूँ ये थीटा 1 है। जो दूसरा वेक्टर है बी, ये आपके पास थीटा 2। और जो तीसरा वेक्टर यहाँ पर हमने लिया है उसे हम कहते हैं थीटा। ठीक है ना? ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है। तो अब मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि वेक्टर ए जो है इसको रिजॉल्व करता हूँ इनटू इट्स कंपोनेंट। तो जब मैं ए को रिजॉल्व करूंगा तो ए के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक कंपोनेंट ए एक्स, एक कंपोनेंट ए वाई, जो कि अभी हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा था। ठीक है? तो ये आपके पास एक वेक्टर हो गया, और इस वेक्टर को हम कह देते हैं ए एक्स। और जो दूसरा वेक्टर है हमारे पास उसे हम कह देते हैं ए वाई। ये हमारे पास वेक्टर है ए वाई। ठीक है? तो एक कंपोनेंट आपके पास एक्स का हो गया और एक कंपोनेंट आपके पास ए वाई का हो गया। अच्छा, इसी तरीके से जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर के भी तो दो कंपोनेंट होंगे ना, एक बी एक्स और एक बी वाई। तो उस बी एक्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये अब आपके पास क्या हो गया, वेक्टर बी एक्स। और इसी तरह से इसका जो आपके पास वाई कंपोनेंट होगा, उस वाई कंपोनेंट को हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये कंपोनेंट आपका जो है वो बी वाई कॉम्पोनेंट है। ठीक है? ये बी वाई। क्योंकि मैं बी एक्स को यहाँ भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मैंने हॉरिजॉन्टली वो एक्स एक्सेस पे इसलिए ड्रॉ किया ताकि हमें ऐड करना आसान हो जाए। ठीक है? तो ये जो ए वाई वेक्टर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस ए वाई वेक्टर को भी मैं बी वाई को अलाइन करने के लिए यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है? और ये वेक्टर आपके पास क्या कहलाएगा, ए वाई। अब अगर आप देखें तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। इनके जब मैंने कंपोनेंट्स बनाए तो ए के कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई, बी के कंपोनेंट बी एक्स और बी वाई। तो दो आपके पास वेक्टर है, कंपोनेंट कितने हो गए, चार। अब एक और भी तो वेक्टर है जिसे हमने क्या कहा था, रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का रेजोल्यूशन करें तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, और उन कंपोनेंट्स को हम कैसे लिखेंगे, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा आर एक्स, ये हो जाएगा आर एक्स, और ये बराबर होगा किसके, ए एक्स प्लस बी एक्स के। और दूसरा आपके पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर वाई। और ये आर वाई जो है वो रिजल्टेंट है, तो इसको भी हम किस तरह लिखेंगे, आर वाई इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले दो वेक्टर्स लिए, उनको हेड टू टेल से ऐड किया, उनके हमने कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए, कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद हमने उनके क्या किए, जो रिजल्टेंट था उन रिजल्टेंट को यहाँ पर शो कर दिया ए एक्स प्लस बी एक्स, क्योंकि ये जो लेंथ है ए एक्स और बी एक्स की वो एक्चुअली किसके बराबर है, आर एक्स के। और इसी तरह ए वाई और बी वाई की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, आर वाई के बराबर है। अब यहाँ पर जो मैंने रिजल्टेंट लिया है, इस रिजल्टेंट को अगर मैं यहाँ पे अलग से शो करूँ तो देखें रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो एक्चुअली एक्स और वाई की प्रॉपर्टीज रखता है। तो मेरे पास अगर ये एंगल है थीटा, तो इस एंगल थीटा के अगेंस्ट यहाँ पे आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसे हमने लिख दिया आर एक्स, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे हमने लिख दिया था आर वाई। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना के लिए ये डायग्राम दोबारा ड्रॉ की है कि जब मैं इसका रिजल्टेंट निकालता हूँ तो वो रिजल्टेंट किस तरह से लिखा जाता है, उस रिजल्टेंट को हम यहाँ पे लिखते हैं कि आर इज इक्वल्स टू आर एक्स, और ये आई एक्स एक्सिस में, प्लस आर वाई, और ये वाई एक्सिस में। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो रिजल्टेंट हमने इस तरह से निकालना है। अब यहां पर ये जो आर एक्स आपको नजर आ रहा है, ये आर एक्स, और ये आर वाई नजर आ रहा है, इस आर एक्स और आर वाई को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स के, और दोनों क्योंकि एक्स एक्सिस के अंदर ही हैं, तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आर एक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स, और ये आई, प्लस बी एक्स, और ये भी है आई। ठीक है, ये हमारे पास आर एक्स आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आर वाई को यहाँ पे शो करूँ तो वो कैसे शो करूंगा कि आर वाई में दो चीजें शामिल हैं, एक ए वाई और एक बी वाई। तो ये हो जाएगा ए वाई, और ये जे आपके पास डायरेक्शन है, और इसी तरह से बी वाई, और ये भी आपके पास जे डायरेक्शन या जे एक्सेस हम कह सकते हैं। अच्छा, अब आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज पता चल गई। इन वैल्यूज को आपने क्या करना है, रिजल्टेंट के फार्मूले में सब्सटीट्यूट करना है। रिजल्टेंट का फार्मूला ये वाले फार्मूले में, आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से लिखता हूँ कि अगर मैं इस रिजल्टेंट के अंदर इन वैल्यूज को पुट करूं तो मैं आर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये दोनों क्या है, एक्स एक्सिस में। इसी तरह ए वाई प्लस बी वाई, और ये दोनों जे एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये रिजल्टेंट इस तरह से कैलकुलेट हो गया। अब रिजल्टेंट निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका होता है, मैग्नीट्यूड के लिए हम ये करते हैं कि जो भी रिजल्टेंट है उसमें हम कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट दो हैं, आर एक्स और आर वाई। तो आर एक्स का स्क्वायर, आर वाई का स्क्वायर, ये आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया। अब आर एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई। तो इसका मतलब इस रिजल्टेंट को हम इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट आर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, आर वाई की जगह क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई, और ये होल स्क्वायर। रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट के बाद किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं टेंजेंट थीटा का। और कल मैंने आपको बताया था टेंजेंट थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आर वाई अपॉन आर एक्स के। अब आर वाई की वैल्यू आपको पता है, आर एक्स की वैल्यू पता है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट, तो थीटा आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और वो थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, कल मैंने आपको बताया था, उसकी डायरेक्शन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ हुआ हुआ है। तो आर वाई को हम क्या लिखते हैं, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई, आर एक्स को हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर्स को ऐड करके उसका रिजल्ट और उसकी डायरेक्शन, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारे पास तरीका होता है किसी भी वेक्टर को ऐड करने का। ठीक है, अब हम आते हैं आपकी बुक की एग्जाम्पल्स जो कि हमारे पास हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल 2.1 है। A peddler is pushing a trolley on a horizontal road with a force of 50 Newton, making 30 degree with the road.
फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब जरा इसकी डायग्राम को बना बना लेते हैं। को एक पेडलर है और वो क्या कर रहा है, एक पुश कर रहा है ट्रॉली को, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रोड है, और इस हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर वो एक ट्रॉली को पुश कर रहा है 50 न्यूटन की फोर्स के साथ, ठीक है। तो लेट से ये हमारे पास एक ट्रॉली है, और इस ट्रॉली के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है 50 न्यूटन की, लेकिन कितने एंगल के साथ, 30 डिग्री के साथ। तो हम कहते हैं कि ये आपके पास जो है वो फोर्स है, और उस फोर्स का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। एंगल है 30 डिग्री विद द रोड। आपने क्या करना है, इस फोर्स के, जो कि 50 न्यूटन की फोर्स है, इस फोर्स के अपने कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को। तो अब मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, और उस कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस चीज को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। फोर्स को हम यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं 30 डिग्री के साथ। तो लेट्स से ये मेरे पास जो है वो फोर्स है, और ये फोर्स है 50 न्यूटन की। इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो जब मैं इसको अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए ड्रॉ करूंगा, ये हमारे पास एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट होगा, उसको जब हम यहाँ रिजॉल्व करते हैं तो ये कंपोनेंट कहलाता है एफ एक्स। और एफ एक्स को हम क्या लिखते थे, एफ कॉस थीटा। ठीक। इसी तरीके से जब हम इसको वाई एक्सिस के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन जब वाई एक्सिस में आता है, तो उसे हम कहते हैं एफ वाई। और एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा के। यही बात हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ी हुई है, ठीक है ना, एफ साइन थीटा। और यही कंपोनेंट्स हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसी तरह से सॉल्व करते हैं कि हमें जो है वो डेटा में उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। उन्होंने हमें डेटा में दिया हुआ है फोर्स, और वो है 50 न्यूटन की। उन्होंने हमें डेटा में दिया हुआ है इस फोर्स का एंगल, जो कि है 30 डिग्री। और उन्होंने हमसे पूछा है कि एफ एक्स एंड एफ वाई, ये जो फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, ये क्या होंगे, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले एफ एक्स निकालें, तो एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा के। तो ये आपके पास हो जाएगा एफ एक्स, एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 50 कॉस 30, ठीक है। तो एफ एक्स 50 को कॉस 30 आपके पास बराबर होता है 0.866 के, ठीक है। इसे √3/2 से भी शो करता है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। 43.3। 43.3 न्यूटन। इसी तरह से जब मैं एफ वाई निकालूंगा, तो ये है एफ साइन थीटा। एफ वाई इज इक्वल्स टू, एफ की जगह आ गया 50, और साइन थर्टी बराबर होता है 0.5 के। तो 0.5 को मैं वन ट्वेंटी अपॉन टू फाइव भी लिख न्यूटन सकता हूँ। जी। हाँ, 25 न्यूटन आ ट्वेंटी जाएगा। फाइव न्यूटन तो यहाँ से आपके पास जो आंसर है, एफ वाई कितना आ गया, 25 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल थी 2.1। अब इसका असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं। असाइनमेंट है, फातिमा इज पुलिंग हर ट्रॉली बैग while climbing up the ramp at her school gate. Find the force with which she is pulling her bag if the x component and y component of her force are 12 न्यूटन and 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। यानी कि x कंपोनेंट के लिए आपको 12 न्यूटन दे दिया, और y कंपोनेंट के लिए आपको 5 न्यूटन दे दिया, ठीक है ना। ये आपके पास जो है वो इन्होंने x और y कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं। अब आपसे कहते हैं कि ये बताएं कि फोर्स कितनी होगी। तो मैं अगेन इसको यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि लेट से अब हमें जो है वो कंपोनेंट्स दे दिए हैं। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस। जो एक्स कंपोनेंट है उसको मैं अगर ड्रॉ करूँ, तो ये आपके पास इसका हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। और उस एक्स कंपोनेंट की वैल्यू जो है एफ एक्स, वो है 12 न्यूटन। और इसी तरह से एफ वाई अगर हम निकालें, तो मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो y कंपोनेंट है एफ वाई,
और इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। आपने क्या करना है, आपने बताना है रिजल्टेंट जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, ये आपके पास है रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि एफ, वो कितना होगा, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखें यहां पर क्या आ जाएगा डेटा। एफ एक्स हमें जो कि गिवन है वो है 12 न्यूटन। एफ वाई गिवन है 5 न्यूटन। हमसे कहा गया है रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करें। सॉल्यूशन, तो आप जानते हैं कि जब ये वेक्टर हमारे पास है और इसका एंगल है थीटा, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर यही करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं तो इस तरह लिख सकता हूँ कि एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो फोर्स है वो आ जाएगी, एफ एक्स की जगह पर आपने 12 स्क्वायर, एफ वाई की जगह पे 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, और 5 का स्क्वायर 25। 144 प्लस 25 169, और 169 का रूट 13 होता है, ऐसे ही है। यस। 169 का रूट 13 है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो अगर न्यूटन। आप देखें, ये हमने कंपोनेंट्स के जरिए फोर्स निकाल ली, और पिछले वाले जो आपके पास एग्जांपल थी उसमें हमने फोर्स के जरिए कंपोनेंट्स उसके क्या किए थे, रिजॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई एडिशन ऑफ वेक्टर और उसके। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।